नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों का। बता दें कि देश में कोविड-19 के एक्टिव केस बढ़कर 4,866 हो गए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दिल्ली में 105 नए केस मिले हैं। साथ ही आपको बता दें कि कुल एक्टिव केस 562 हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब तक 3,955 मरीज कोविड से ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोविड-19 का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और सरकार की चिंताएं फिर से बढ़ती दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 4,302 थी, जो कि गुरुवार को बढ़कर 4,866 हो गई है। यानी सिर्फ 24 घंटे में 564 नए एक्टिव केस सामने आए हैं। हालांकि इस बीच एक राहत की खबर यह भी है कि बड़ी संख्या में मरीज इस बीमारी से ठीक भी हो रहे हैं। अब तक 3,955 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोविड-19 के 105 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे यहां कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 562 हो गई है। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट मोड में डाल दिया है और टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देश भर में बीते 24 घंटे में कोविड-19 से 7 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इसमें से दिल्ली और कर्नाटक में 2-2 और महाराष्ट्र में 3 मौतें हुई हैं। ये आंकड़े एक बार फिर से ये संकेत दे रहे हैं कि वायरस अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इससे सतर्क रहने की जरूरत है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 के नए मामलों में ये उछाल मौसम में बदलाव, लोगों की लापरवाही और सार्वजनिक स्थानों पर कोविड नियमों की अनदेखी के चलते हो रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क पहने, हाथों की सफाई पर ध्यान रखें, साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से वो बचे। सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कदम उठाने के संकेत दिए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बता दें कि कोविड एक बार फिर से अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। बता दें कि फिलहाल सभी नागरिकों को सतर्क रहने और स्वास्थ्य नियमों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बता दें कि आरसीबी की विजय परेड के दौरान बेंगलुरु में भगदड़ मच गई। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। करीब 50 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ऐतिहासिक जीत का जश्न एक भयानक हादसे में तब्दील हो गया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित विजय परेड के दौरान भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और लगभग 50 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। विजय परेड का आयोजन आरसीबी की IPL 2025 जीत के बाद किया गया था। समारोह की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में खिलाड़ियों को सम्मानित करने से हुई, जिसके बाद स्टेडियम की ओर जुलूस निकाला गया। परेड के समापन के समय स्टेडियम के गेट नंबर 1 पर अचानक बहुत बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पहले से ही स्टेडियम के बाहर हजारों की भीड़ थी और जब लोगों ने गेट पर धक्का मुक्की शुरू की तो भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हालांकि बेंगलुरु पुलिस ने पहले से ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा, लेकिन तब तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि यह हादसा हो गया। साथ ही आपको बता दें कि कई लोग दम घुटने और गिरने कुचलने से घायल हो गए हैं। करीब 50 से ज्यादा घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसमें से कुछ की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीमें लगातार
उनका इलाज कर रही हैं। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दर्दनाक घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जो है वो जताई जा रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बेंगलुरु में हादसे से मैं बहुत दुखी हूं, शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी घटना पर दुख जताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए सरकार को भीड़ प्रबंधन पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। इस हादसे के बाद आरसीबी टीम के कई खिलाड़ी भी भावुक हो गए। आपको बता दें कि वो भी लगातार इस पर शोक व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता कृष्णा। क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है इस पूरी बड़ी खबर पर? जी ना, 18 साल के बाद जो है यहाँ पर आरसीबी ने आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी, जिसके बाद एक सम्मान समारोह ऑर्गेनाइज किया गया था कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से चिन्नास्वामी स्टेडियम में। इसमें भारी फैंस का भारी जनसैलाब वहां पर मौजूद रहा और जरूरत से जितनी एक्सपेक्टेड भीड़ थी उससे काफी ज्यादा भीड़ वहां पर पहुंची, जिसके बाद हालात बहुत ज्यादा बिगड़े। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, मचे। उसके बाद वहां पर 11 लोगों की मौत हुई, साथ ही साथ 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं इस पूरे मामले में। फिर पुलिस बल वहां पर तैनात नहीं था कि इस तरीके की भगदड़ वहां मची और देखिए 11 लोगों की मौत वहां पर हो गई है। क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, ये बड़ी चूक आयोजकों की इसमें दिख रही है, क्योंकि लगभग एक रात पहले ही अगर आपकी टीम ने मैच जीता है, आपको पता है इस टीम के इतने ज्यादा फैंस हैं, आपको पता है कि जिस तरीके के एंट्री सिस्टम भी था वहां पर, गेट पर सिर्फ एक क्यूआर स्कैन था, वो क्यूआर अपने स्मार्टफोन से आप स्कैन कर पुलिस को दिखाकर आप एंट्री ले सकते थे। तो भारी भीड़, आपको पहले से ही पता था कि बहुत भीड़ आएगी वहां पर, भारी मात्रा में लोग आएंगे वहां पर अपने फैंस को देखने, अपने हीरोज को देखने, तो आप थोड़ा समय ले सकते थे। पहले भी हमने देखा है, जैसे T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद वानखेड़े में भी सम्मान समारोह किया गया था, पर उसमें थोड़ा समय लिया गया था, अच्छी तरीके से आयोजन किया गया था, उसका रूट डाइवर्ट किए गए थे। जैसे कि पुलिस ने एडवाइजरी जारी की कि सब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करें, अपने व्हीकल से ना आए, क्योंकि पार्किंग व्यवस्था में भी थोड़ा इतना ज्यादा अगर क्राउड आ जाता है तो दिक्कत दिखती है। तो उसमें भी अगर कुछ समय का मिलता है यहाँ पर प्रशासन को, तो रूट डाइवर्ट करते या और व्यवस्थाएं बनती जिससे ये बड़ा हादसा टल सकता था। इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या किसी पर कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर? क्योंकि जिस तरीके की भगदड़ वहां मची है और देखिए एडवाइजरी की आपने बात की, एडवाइजरी वहां पर जारी कर दी गई थी, लेकिन लोगों का जो हुजूम था वो इतना ज्यादा था कि वो संभल नहीं पाया। तो किसकी जवाबदेही इस पर मानी जा रही है? जी पूरी जवाबदेही यहाँ पर सरकार की मानी जा रही है, साथ ही साथ कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन जिसने ये ऑर्गेनाइज कराया था। आपको अच्छे तरीके से पता है, अगर आपकी टीम के इतने ज्यादा फैंस है और 18 साल में पहली बार आपकी टीम ने ये कप जीता है, तो आपको पहले से इतना एक्सपेक्टेड था, इतने फैंस आएंगे ही आएंगे, इतनी भीड़ वहां पर आएगी, पर फिर भी इतना हल्के में लिया गया इस चीज को। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या जरूरत थी, मात्र 6-7 घंटे मिले थे ये आयोजन करने का, मात्र 6-7 घंटे तैयारी के लिए मिले थे पुलिस को। थोड़ा टाइम आप ले सकते थे, अगले दिन करा सकते थे ये सम्मान समारोह। इससे बहुत बड़ा जो जितना बड़ा ये हादसा हुआ टल सकता था, इससे अगर थोड़ा समय लेते। समय ही नहीं था यहाँ पर, बहुत जल्दी में ये सम्मान समारोह कराया गया ऑर्गेनाइज, जिसके कारण ये बड़ा हादसा। कृष्णा, जो लोग घायल हुए हैं उनकी क्या कुछ स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, जो लोग घायल हुए हैं उनका नजदीकी अस्पताल में लगातार इलाज चल रहा है। कुछ की स्थिति वहां पर नाजुक भी बनी हुई है, और आपको बता देना है ना, ये आंकड़ा जो घायलों का है या जो ये मौतों का आंकड़ा है, ये भी आगे जाकर बढ़ सकता है अभी फिलहाल के अपडेट के अनुसार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। गंगा दशहरा पर धर्म नगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ गंगा में डुबकी लगाई है। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर भारी जाम की स्थिति भी देखने को मिली है। इस वर्ष गंगा दशहरा पर दुर्लभ योगों का संयोग जो है वो बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन स्नान और दान का अच्छा फल मिलता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा दशहरा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस दिन को विशेष रूप से मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र, सिद्धि योग और व्यापदा योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे धार्मिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। गंगा दशहरा के दिन हरिद्वार में लगभग 15
15 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया है। इस भारी भीड़ के कारण हरिद्वार देहरादून हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिला है, जिससे यातायात व्यवस्था चुनौतीपूर्ण हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को अपने गंतव्यों तक पहुंचने के लिए कई घंटों का समय लगा। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, जो मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक है। इस दिन को विशेष रूप से 10 प्रकार के पापों के नाश और पुण्य के प्राप्ति का दिन माना जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो सीधा धर्मनगरी हरिद्वार से सामने आ रही है। इस वर्ष के दुर्लभ ज्योतिष संयोग ने इस वर्ष के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। हरिद्वार में इस दिन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत किया है। मेला क्षेत्र को 10 जोन और 26 सेक्टरों में बांटा गया है और भारी वाहनों के प्रवेश पर शनिवार से ही रोक लगा दी गई थी। पुलिस ने हर की पौड़ी और अन्य प्रमुख घाटों के आसपास क्षेत्रों को 0 जोन घोषित कर दिया था, ताकि श्रद्धालुओं को सुगमता से स्नान करने की सुविधा मिल सके। गंगा दशहरा का पर्व हरिद्वार में विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। इस दिन लाखों श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं की चुनौतीपूर्ण स्थिति को भी कहीं ना कहीं देखिए, पर्व के दौरान जो है वो स्थितियां जो है वो गंभीर हो जाती हैं और पुलिस बल को पूरी ताकत इसमें झोंकनी पड़ती है। भविष्य में इस प्रकार के आयोजनों के लिए और भी ज्यादा बेहतर व्यवस्थाओं के लिए पुलिस को सोचना पड़ता है, प्रशासन को सोचना पड़ता है और देखिए आवश्यकता जो है उनको पूरा करना पड़ता है, ताकि श्रद्धालुओं को अधिक सुविधा मिल सके और साथ ही साथ श्रद्धालुओं को सुरक्षा मिल सके। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। हरीश रावत ने पहाड़ी ककड़ी पार्टी से विरोधियों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा कोई भी अभियान राजनीतिक नहीं है, बल्कि लूट झूठ फूट के खिलाफ है। ऐसा कहना है हरीश रावत का। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा नेताओं की सलाह से नहीं, पार्टी के नेतृत्व के कहने से मैं संन्यास लूंगा, ऐसा कहना है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रावत ने साफ किया है कि वो कांग्रेस के प्रति अभी भी पूर्णता से समर्पित है। राहुल गांधी जब कहेंगे तभी राजनीति से मैं संन्यास लूंगा, ऐसा कहना है हरीश रावत का। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाल ही में पहाड़ी ककड़ी पार्टी के सारे नेताओं को करारा जवाब दिया है और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि राजनीति से संन्यास लेने की बात पर जब उन्होंने कहा, उनका कहना है कि उनका कोई भी अभियान जो होता है वो राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये लूट झूठ और फूट के खिलाफ है। रावत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो भाजपा नेताओं की सलाह से राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। रावत ने कहा कि राजनीति से संन्यास लेने के लिए भाजपा नेताओं की सलाह की उन्हें जरूरत नहीं है। जिस दिन पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी कहेंगे उस दिन राजनीति से वो संन्यास ले लेंगे। इस बयान से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखेंगे। रावत ने यह भी कहा कि उनका अभियान किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये समाज में व्यापक भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखेंगे और पार्टी के नेतृत्व के निर्देशों का पालन करते रहेंगे। हरीश रावत का ये बयान उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों का स्पष्ट जवाब है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखते हुए समाज में व्यापक भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज लगातार उठाते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो सीधा उत्तराखंड से सामने आई थी। बता दें कि राहुल गांधी जब कहेंगे तभी मैं राजनीति से संन्यास लूंगा, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कहते नजर आए हैं। हरीश रावत ने पहाड़ी ककड़ी पार्टी से विरोधियों को करारा जवाब दिया है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर का। बता दें कि भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन का हिस्सा हैं शशि थरूर। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि विदेशों में भारत की आतंकवाद और पाकिस्तान नीति को वो प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं को बीजेपी समर्थक जैसे उनके अब बयान लग रहे हैं, उनका रवैया नजर आ रहा है। इसी कारण थरूर पर कांग्रेस के भीतर लगातार आलोचनाओं का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। बीजेपी के प्रवक्ता जैसा व्यवहार करने का उन पर लगातार आरोप लगता नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन का हिस्सा बनकर अमेरिका गए थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने की आलोचना की और भारत की नीति की स्पष्टता प्रस्तुत की है।
इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या का उल्लेख करते हुए पाकिस्तान की नीतियों पर तीखा हमला किया। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को अपने आंगन में सांप पालने जैसा बताया था। थरूर की इस यात्रा और उनके बयानों के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी है। उन्हें भाजपा के प्रवक्ता जैसा व्यवहार करने का उन पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि थरूर का ये जो कदम है पार्टी की नीति के खिलाफ है और इससे पार्टी की छवि को नुकसान हो सकता है। थरूर ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल भारत की नीति को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिक दल के पृष्ठ के या पक्ष के प्रचार में उतरना है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व उन्हें किसी विशेष कार्य के लिए निर्देशित करता है तो वो उसका पालन जरूर करेंगे। शशि थरूर की विदेश यात्रा और उनके बयानों ने कांग्रेस पार्टी में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जहां कुछ लोग उन्हें पार्टी की नीति का प्रवक्ता मान रहे हैं तो वहीं अन्य उन्हें भाजपा के प्रवक्ता के रूप में अब देखते नजर आ रहे हैं। यह स्थिति पार्टी के भीतर एकजुटता और नीति निर्धारण की आवश्यकता को उजागर करती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देखिए कई नेता उन्हें बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में अब देखते नजर आ रहे हैं, जिससे अंदर खाने कहीं ना कहीं गुटबाजी की जो खबरें हैं ये सामने आ रही हैं। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन में देखिए उन्होंने हिस्सा लिया है। विदेशों में भारत की आतंकवाद और पाकिस्तानी, मैं आपको बता दूं, जो नीति है आतंकवाद के खिलाफ वो लगातार वहां पर बोलते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।